तैयारी। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, निर्मल बैंक के विकास सालुंके, और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगी फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा। और मुनाफे का स्टॉक बास्केट पर चर्चा के लिए जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा भी जुड़ेंगे, जो कुछ दमदार मुनाफे वाले छोटे मझोले शेयरों के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक बार ज़रा मार्केट का एक कर्सरी एक लुक ले लेते हैं। 18,623 निफ्टी जो फ्रेश ऑल टाइम हाई है, खुला मार्केट फ्लैट और वहाँ से लगातार एक तेज़ी दिखाता हुआ 18,614 का जो कल का हाई था उसको क्रॉस करता हुआ सेंसेक्स ने लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि आज मिड कैप्स में थोड़ी सी कमजोरी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक काफ़ी टाइम के बाद एक मिड कैप्स में लग रहा था कि थोड़ी बाइंग लौट रही है, लेकिन आज थोड़ा सा मिड कैप में एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। और एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इवन स्टीवन ही है एडवांस डिक्लाइन। F&O के स्टॉक्स में हमने चर्चा की 6% लॉरस लैब्स नीचे है और 6% आदित्य बिरला कैपिटल ऊपर है। उसके अलावा मेटल स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। मार्केट को शायद एक उम्मीद है कि एक जीरो कोविड पर आज शायद चाइना रिलेंट करेगा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी के एक दो FMCG स्टॉक्स हैं, डाबर, जिनकी अभी अभी चर्चा हुई थी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप एक इस समय बाइंग देख रहे हैं। अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। मानस और विकास अभी हमारे साथ हैं, बाकी गेस्ट को भी जोड़ेंगे। मानस, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को इस समय, और आपकी इस समय की फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगी? अनुज जी, देखिए, अगर मार्केट की बात करिए तो मेरा तो समझना है कि आज हमें करंट लेवल से भी करीब 100 या 125 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, पॉइंट ये है कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है, 18,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी निफ्टी में खरीदारी करके चलनी है। 18,750 से 18,775 तक किस तरह को देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया था एक ब्रेकआउट के बाद, लेकिन अब फिर से रैली रिज्यूम हो रही है। 2800 के भाव चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करिए। 4750 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 4900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है गोदरेज सीपी का, जहां पर अभी शायद मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दिया था। अब 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाइंग रिज्यूम हो रही है, तो गोदरेज सीपी में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 855 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 885 के टारगेट के लिए। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन दो पर बाइंग करिए। तो आज के जो दो सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर और फार्मास और FMCG, दोनों पर ही मानस कॉल देते हुए। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस समय, और आपकी कन्विक्शन कॉल्स? गुड मॉर्निंग अरुण जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है। जिस तरीके से इंट्राडे का डेटा है, मुझे लग रहा है 18,660 से लेके 680 का जो दायरा है, वहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एंड ऑन द लोअर साइड वीकनेस अगर आनी है तो 18,560 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद ही नजर आ सकती है। तो फिलहाल इसने तो अपनी चाल काफी अच्छी तरह मेंटेन की है अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। बट जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना जरूरी होगा। काफी सारे ब्रेकआउट्स यहाँ पर फेल हो रहे हैं। सो जिस तरीके से फिलहाल आज एक थीम बनी है, डिफेंसिव बास्केट्स में मोमेंटम है, वहां से मुझे लग रहा है फार्मा में से डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके से डेटा बन रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड किए जा सकते हैं। जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो लगभग अराउंड 45-60 तक एक्सटेंड होना चाहिए। सो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4465 पे। ऑन द शॉर्ट साइड, जिस तरीके से DLF का डेटा है, पिछले 3 दिनों से बार बार इसने एक अटेम्प्ट किया है 400 लेवल के ऊपर सस्टेन होने का, बट जब भी वहां पर प्राइस आ रही है वहां पे कुछ पोजीशंस अनवाइंड हो रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वहां पर आज का डेटा मुझे लग रहा है ज्यादा शॉर्ट बिल्टअप्स पे है। सो अगेन ये 400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले कुछ दिनों के लिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल इसके शॉर्ट टर्म डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वापस एक मूव हो सकती है अराउंड 385 के लेवल के आसपास की। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी 402 के स्टॉप लॉस के साथ 385 के एक ट्रेडिंग टारगेट के लिए। चलिए, ठीक है सचिन, शुक्रिया इन कॉल्स के लिए। और अब विकास सालुंके के पास चलते हैं। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल मुझे भी लगता है कि मार्केट थोड़ा हायर एंड में, तो मेरा भी एक शॉर्ट साइड की आइडिया रहेगी। अब दूसरी जो है
वो मुझे लगता है डिफेंसिव के बेस पे मुझे लगता है कि डाबर में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 568 का। उसके ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो 592 का टारगेट यहाँ पे डाबर में लेके जाना चाहिए। नीचे में 560 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना चुका है, मोमेंट इंडिकेटर भी यहाँ पे क्रॉस ओवर भी कर रहा है। और दूसरा रहेगा मेरा एलएनटी में मुझे लगता है कि एक ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी वो ट्रेड कर रहा है। लास्ट कुछ दिनों में हमने नोटिस किया था कि 206070 के आसपास वो जा रहा है, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है एलएनटी में एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। नीचे की साइड में मुझे लगता है कि 2020 का पहला टारगेट, बट मुझे लगता है उसके भी नीचे फिसलेगा, तो 1980 का टारगेट यहाँ पे लेके जाना चाहिए। और ऊपर में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे एक थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा, तो एलएनटी यहाँ पे सेल करके लेके जाना। ओके, एलएनटी यहाँ से सेल करके जा सकते हैं आप। तो ये इस समय एक कॉल यहाँ पर आती हुई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट के लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट ने इस समय ऑल टाइम हाई बनाया है। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना जी को काफ़ी स्मार्ट लोगों में गिना जाता है मार्केट में। आईआईएम और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों में गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। सिटी बैंक में अपना करियर स्टार्ट किया था और काफ़ी कम उम्र में इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी फर्स्ट ग्लोबल के थ्रू। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई मार्केट में एक आपका कन्विक्शन कॉल रहा है पिछले कई महीने से इंडियन मार्केट पर। जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी वहाँ से वो कन्विक्शन स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले भी होगी लेकिन वहाँ आपकी कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रांग हुई थी। अब इस समय जो इंडियन मार्केट ने इतनी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, यहाँ से अब आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि मार्केट वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगे हो गए हैं अब, तो यहाँ से क्या रिस्क फ्री जो एफडीज के रेट हैं और जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए हैं उसमें मार्केट आगे यहाँ से बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग अनुज। और मेरा जो भारतीय बाजारों पे पॉजिटिव व्यू रहा है वो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले से भी रहा है। पिछले साल के आप दिवाली शोज भी देखें तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि भारत आउट परफॉर्म करेगा 2022 में। और उसका कारण ये था कि बहुत लंबा समय था जब भारत ने अंडर परफॉर्म किया अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बनस्पत भी। पूरा आप वो दशक 2010 से 20 का देखें तो भारतीय बाजारों ने कुल कंपाउंडिंग दी थी लगभग 8.5% के आसपास, जबकि एफडी की रेट्स आपने अभी फिक्स डिपॉजिट की बात की, उस समय एफडी के ब्याज दरें 8% के आसपास थी। तो इक्विटी मार्केट ने एक तरह से कहे तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिया था। और जबकि आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जानते हैं भारतीय बाजारों का रहा है 15-16% के करीब, तो वो दशक बहुत खराब था उस लिहाज से भी। और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिहाज से भी आप देखें तो भारत अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स में ही रहा लगभग हर साल। तो जब 2021 में वो ट्रेंड बदला, जब भारत ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया, तो ये स्पष्ट था कि वो आउट परफॉर्मेंस कुछ समय तक रहेगी। और वही आपने इस साल देखा है कि ये जरूर है कि पिछले साल से अब तक निफ्टी अब जाके ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हो, लेकिन आप बाकी बाजारों की बनस्पत देखें तो भारत ने अच्छा किया है। तो ये नहीं कि भारत नंबर 1 नहीं है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, बहुत सारे कमोडिटी वाले मार्केट्स उससे ऊपर हैं, बट फिर भी आउट परफॉर्मिंग बास्केट में है। सितंबर एंड में मैंने देखा था तो 44 बाजारों में से 8 नंबर पे था डॉलर रिटर्न पे भी, जबकि रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ, जो मैंने कहा था वो भी तब भी। तो वैल्यूएशन का जहां तक आपने बात की है, भारत कभी भी चीप या सस्ता बाजार रहा नहीं, अगर आप पी के हिसाब से देखें किसी भी समय तो। और उसका कुछ कारण तो है कि हम लोग का जो बास्केट है उसमें जो सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वो थोड़ी अलग हैं। स्पेशली अगर आप इमर्जिंग मार्केट के लिहाज से देखें तो जैसे बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में कमोडिटी प्लेयर्स काफी वेटेज होता है, वो हमारे केस में नहीं है, तो वो उस कारण भी वैल्यूएशन ज्यादा नजर आता है। और ये मेरा भी मानना है कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो मैं हमेशा ये वैसे भी कहती हूँ कि आपको एसेट एलोकेशन देखना होगा। आप सबका सब पैसा कभी भी इक्विटी में नहीं लगाएं। ये प्रश्न मेरे से कई बार स्पेशली जो युवा हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है वो पूछते हैं का, चाहे आप जिस भी स्टेज पे हो आपका कुछ पैसा अलग एसेट क्लासेस में होना चाहिए, सबका सब इक्विटी में नहीं होना चाहिए। लेकिन
जो भी आपने निर्णय किया है अपने गोल्स को देखते हुए, अपने आय को देखते हुए, उसमें जो इक्विटी में आपको पैसा डालना है, वो अब डालने का समय है। ये मैं वैसे जून में भी मैंने कहा था जब इंडेक्स 15,300 था कि पैसा डालने का वक़्त है और अभी भी वो जो मेरा व्यू है वो बदला नहीं है कि अभी भी पैसा डालने का वक़्त है। स्पेशली अब ये 1 साल के बाद ऑल टाइम हाई भी निकला है, तो वो भी एक आप कहें तो पॉजिटिव ही चीज़ है। ये वैसे भी देखिए अच्छी चीज़ें आपको थोड़ी महंगी ही मिलती हैं, तो ये भी एक क्लियरली एक मार्केट पर एक व्यू रहता है। अच्छा देवीना जी, एक कल जो इतनी वायरल, सबसे बड़ी वायरल चीज़ हुई थी, मेरे ख्याल से कोई एक ऐसा होगा जिसने वो डिस्कस ना किया हो, वो जो मर्सिडीज़ के सेल्स हेड ने बात बोली थी कि एक इंडियंस जो है वो SIP कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी मर्सिडीज़ नहीं बिक रही है। तो आपका भी व्यू देख रहा था मैं उसमें, तो आपका इस पर क्या व्यू है? मेरे हिसाब से ये सब चीज कही जाती है अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले अक्टूबर 21 से 22 तक का नंबर देखें तो कार की सेल यूनिट टर्म्स में 40% बढ़ी है। पूरा अगर आप ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल देखें और मर्सिडीज की बढ़ी है 17%। ये जो इतना बड़ा ग्रोथ है उसका कारण ये है कि पिछले साल अच्छा नहीं था, वो तो हम सबको मालूम है। पर जो भी है मार्केट शेयर तो कम हुई है, तो अब हेड ऑफिस को क्या कहा जाए तो बजाय मेरे हिसाब से जो एक कंपनी में या कॉर्पोरेट मैनेजर का एटीट्यूड होता है कि वो बॉस को बताओ कि देखो मैं तो कितनी चीजें देख रहा हूँ, मैं तो अपनी इंडस्ट्री से बाहर भी देख रहा हूँ। तो ये मुझे कमेंट उसी श्रेणी में आता नजर आता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि SIP के कारण मर्सिडीज का सेल नहीं हो रहा है। और वो तो खैर एक अलग बात है कि आपको पहले अपने निवेश का ख्याल रखना चाहिए कि पहले सबसे जाके लग्जरी कार खरीदनी चाहिए, वो अलग बात है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सीधा सीधा कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलिए ये सीधा सीधा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो देवीना जी, इस समय क्या बड़ी थीम्स हैं, कोई मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि आप इस एरिया में काफ़ी काम करती हैं, मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में कोई फ्रेश थीम्स आपको लग रही हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग थीम्स जिस पर आप अभी भी बुलिश हैं? देखिए अभी हम लोग के सिस्टम्स ने जो सितंबर एंड में हम लोगों ने किया था, हम लोग हर तिमाही पे एक तरह से देखते हैं कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग कहाँ उसका निवेश करेंगे। तो उस हिसाब से जब देखा था तो इस बार सिस्टम्स में स्मॉल और मिड कैप कंपनी ज्यादा आ रही हैं, मतलब हमारे सिस्टम्स को स्मॉल और मिड कैप पहले से बेहतर लग रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस रखते हैं, तो उस पर एक हद से ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, पर डेफिनेटली अभी वो एरिया अच्छा लगता है। और जहां तक सेक्टर्स का प्रश्न है, जो हम लोग का सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर है, शायद मैंने पहले भी मुझे याद नहीं आपके चैनल पर बात की थी या नहीं, वो साल भर से रहा है इंडस्ट्रियल मशीनरी और कैपिटल गुड्स। तो वो जो सेक्टर रहा है वो पिछले साल भर में किया भी बहुत अच्छा है। पिछले अक्टूबर से हम लोग उसमें ओवरवेट रहे हैं, उसमें कई स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो 2 गुना 4 गुना भी हो गए हैं। तो अभी भी वो सेक्टर ही सबसे ज्यादा ओवरवेट होगा, अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक 2009 से लेके उसमें जो मंदी आई थी हर तरह से, बिजनेस में भी स्टॉक्स में भी, उसके बहुत लंबे समय के बाद उससे निकला। तो वो एक सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। पिछले कुछ 1-2 तिमाही में जिसमें थोड़ा बढ़ाया है वो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो 4 व्हीलर्स, वो सेक्टर भी अब अच्छा करने लगा है। टेक्सटाइल्स और केमिकल्स में मैं उसको सेक्टोरल नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसमें बहुत तरह की कंपनीज हैं और हर एक का जो आगे मुनाफा होगा वो किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है। तो पर उसमें अगर आपने चुनाव ठीक से किया है तो कुल मिला के हम उसमें थोड़ा ओवरवेट हो गए हैं, जबकि वो टॉप डाउन कॉल नहीं है, वो कंपनीज का कॉल है। एक सेक्टर जो मैं अधिकतर मुझे पसंद नहीं आता वो है बैंकिंग, पर अब थोड़ा उस पर व्यू बदला है, तो अभी बैंकिंग में ओवरवेट नहीं तो मार्केट वेट हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय उसका भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा। 2020 में वही एक सेक्टर था जो साल भर में घटा, और 2021 में घटा तो नहीं लेकिन मार्केट से आधा ही चला। तो उसके बाद से निकला है, फंडामेंटली भी कुछ चीजें बदली हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है,
वो एनपीए का साइकिल थोड़ा निकल गया है, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक्स का मार्जिन और मुनाफा कुछ समय के लिए तो बढ़ता है, क्योंकि आप जो पैसा लेंड कर रहे हैं, जो लोन है, उस पर तो ब्याज दरें उसी समय बढ़ जाती हैं। डिपॉजिट तो जब रोल ओवर होता है तभी उसमें ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो कुल मिला के वो सेक्टर भी पहले से तो बेहतर हो गया है। ठीक है, एक लास्ट सवाल, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ी बाइंग देखी है हमने ऑफ लेट, पीबी फिनटेक, पेटीएम, जोमेटो, थोड़ा नीचे से रिकवरी आई है यहाँ पर। यहाँ आपको लग रहा है अब इस समय एक कोर पोर्टफोलियो नहीं लेकिन एक स्ट्रेटेजिकली एक बाइंग की जा सकती है, या कंप्लीटली अवॉइड करेंगे? वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ये सब जो स्टॉक होते हैं इसमें बाउंस आता है और आपको उसको खेल भी सकते हैं किसी किसी जगह पर जिस तरह से हम लोग अपने यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, हमारा सबसे बड़ा जो आपका ये लक्ष्य रहता है वो पहले रहता है कि रिस्क मैनेजमेंट करो, ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं हो। तो हम लोग उसी हिसाब से खेलते हैं, तो इसलिए जो रिस्की एंड होता है उसमें अधिकतर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बाजारों में वही चीज सब सर्वप्रथम है कि आपका ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं हो। आपने रशिया यूक्रेन वॉर का नाम लिया था, तो जिस दिन वो वॉर स्टार्ट हुई मार्केट्स 5% घटे थे, हमारे पोर्टफोलियोज 1.6% ही घटे थे। तो ये मेरा मतलब होता है कि जब आपका पोर्टफोलियो उस लिहाज से चुना हुआ होता है कि आपका जो उसमें आपको घाटा कम से कम हो किसी भी जगह पर। आप चाहे कोविड टाइम भी देख लीजिए, ज्यादातर फंड 35-40% घटे थे, हमारे इंडियन ग्लोबल फंड 8 से 11% घटे थे। तो हमारा फोकस वो रहता है, तो इसलिए हाँ, हमने तो नहीं लिया है, पर जैसा कि मैंने कहा ये सब में होता ही है कि कभी बहुत घट के वो आपको बाउंस मिलेगा। पर ये अलग बात है कि फंडामेंटली आप इन वैल्यूएशंस को भी कैसे जस्टिफाई करेंगे, अब वो तो एक अलग ही मेरे ख्याल अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि उसमें हाँ, आप किस तरह से इन कंपनीज को वैल्यू करें। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोग्राम भी करेंगे। देवीना जी, आज के लिए शुक्रिया और ऑल द बेस्ट, और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अनुज। चलिए, तो ये देवीना मेहरा से बात। अब एक काम करते हैं, एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ, और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जुड़ गए हमारे साथ। जेएम फाइनेंशियल के काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, इन्होंने काफ़ी रिसेंटली आपको ज़बरदस्त ट्रेड्स दिए हैं, काफ़ी इन्होंने मार्केट का बॉटम और एक जो इंटरमीडिएट टॉप था दोनों पकड़ा था। तो उनसे बात कर लेते हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो अच्छा लग रहा है आपके साथ स्टूडियो में आज फेस टू फेस बात करके। बिल्कुल अनुज जी, ये 1-to-1 वाला कनेक्ट है, एक अलग लेवल पर है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट आपके साथ पहला शो है 1-on-1, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए, तो हम स्टॉक्स की भी बात करेंगे। राहुल जी ने आज काफ़ी अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की एक बास्केट बनाई है, उस पूरी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपना इंडेक्स पर व्यू दे दीजिए। इस समय मार्केट ने वापस ऑल टाइम हाई बना दिया, तो एक आपका एक क्या वो था, स्लो स्लगिश बट बुलिश, तो अब यहाँ से क्या स्लो स्लगिश लेकिन ऊपर ही जाएगा मार्केट? जी देखिए, मार्केट में बड़े मूव आने के लिए आपको कोई ना कोई डेरिवेटिव्स आजकल मार्केट लिटरली डिक्टेट करता है, तो कोई गलत जाना चाहिए बड़े मूव आने के लिए। जैसे शॉर्ट हो कवर होना चाहिए, लॉन्ग हो अनवाइंड होना चाहिए। फिलहाल मार्केट में कोई डायरेक्शनली बड़ा शॉर्ट नहीं है। कल पहला सेशन था जब रिटेल ने थोड़े शॉर्ट्स किए इंडेक्स फ्यूचर्स में, बट ये एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 16,800 पर एफआईज वर हेवीली शॉर्ट और रिटेल जो था वो हेवीली लॉन्ग था। हाँ। तो वहां पर कोई गलत गया, कोई सही गया, तब जाके बड़ा मूव आया। अब लो आईवी सिनारियो प्लस कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, सारी जो नेगेटिविटी है फैक्टर्ड इन है। मेरे हिसाब से ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। मार्केट अंडरटोन बुलिश है, लेकिन यहाँ से मार्केट धीरे चलेगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और पहले स्टार्ट करते हैं कुछ स्मॉल कैप शेयर से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आपने कुछ 3-4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, एक एक करके बताएं क्यों अच्छे लग रहे हैं और क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे। जी देखिए, एक छोटा लॉजिक देना चाहूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 8 से 9% नीचे है, 17% नीचे, 17 ऑल टाइम हाई से। हाँ, ऑल टाइम हाई से। हाँ, सो मैं स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूँ, शायद आप 100 देख रहे हो, थोड़ा इंडेक्स का फर्क है, काफी बड़ी बेस है। 250 इंडेक्स इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8-9% अवे। ठीक है।
अब ये हिस्टोरिकली जब बुल मार्केट रहा है स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया है। हाँ। तो अंडर परफॉर्म से पहले कैचअप और कैचअप से फिर आउट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, हाँ। तो आपका जो स्मॉल कैप बास्केट है उसमें तकरीबन 30 से 35% की अपसाइड इन लेवल से आ सकती है। हमने क्या किया है, टेक्निकल बेसिस पर जो स्टॉक्स का सेटअप बहुत बढ़िया है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं और जहाँ पे हेडरूम बहुत बड़ा है, वो आइडेंटिफाई किए। तो उनमें से एक है जो सबसे पहला स्टॉक है स्मॉल कैप के अंदर, वो है एंजल वन। हाँ। देखिए बाजार ऑल टाइम हाई पर है, हमारी इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव इनके लिए टेलविंड है। तो एंजल वन का सेटअप बहुत अच्छा लगता है, तकरीबन 20% अपसाइड इन लेवल से मिल सकती है। शुगर में एक बहुत बड़ा रिवर्सल हुआ है कल के, इनफैक्ट ये वीक में, लास्ट कुछ 8-10 दिन में शुगर सेक्टर में 7 महीने की अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली शुगर ने एक रिवर्सल दिखाया है। बलरामपुर चीनी जो कि सबसे बड़ा मार्केट कैप और हाँ। शुगर प्लेयर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको तकरीबन 20 से 25% की अपसाइड आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकती है। तो ये रिवर्सल प्ले में बलरामपुर चीनी हुआ। तीसरा भारत डायनामिक्स। देखिए हम डिफेंस स्टॉक्स पर काफी बुलिश रहे हैं। बीडीएल एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक है जहां पर अभी भी अपसाइड बाकी है। अच्छा। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी तेजी के बाद भी 150% भागा है करीब करीब। बिल्कुल, आप एचएल को कंपेयर कीजिए जो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में अब कैचअप रैली बाकी है बीडीएल में। ठीक है, हो सकता है डेरिवेटिव्स में नहीं, इसलिए उतनी बड़ी रैली नहीं आई, बट यहाँ से भी हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इनके लिए फेवरेबल है। तीसरा बैंक्स पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो पीएसयू बैंक ने अपनी चाल दिखाई, कहीं ना कहीं अभी वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए वहाँ पे, और प्राइवेट बैंक में आना चाहिए। तो प्राइवेट बैंक में लार्ज कैप तो अच्छे लगता ही है, लेकिन स्मॉल कैप में सिटी यूनियन बैंक का सेटअप बहुत बेहतरीन लगता है। मुझे लगता है 30% अपसाइड सिटी यूनियन बैंक में आपको आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकती है। तो लास्टली बिकॉज विंटर है, मौसम बढ़िया है, ट्रैवल बहुत जोर शोर में हो रहा है, तो गोवा जाने का मन करता है। तो गोवा जाने का मन बिल्कुल करता है। और उसमें दिसंबर तो है ही ऐसे गोवा जाने का महीना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है कि ओवरऑल टूरिज्म के साथ साथ इनका जो एक वेसल भी ऐड होने वाला है नेक्स्ट ईयर, प्लस इनका एक गेमिंग वाला आईपीओ भी आ रहा है, उसकी भी बातें चल रही है। तो ओवरऑल इस स्टॉक के लिए भी सेटअप, डेल्टा कॉर्प के लिए भी काफी पॉजिटिव सेटअप है। कल के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बार बार एफएनओ बैन में जरूर जाता है, उस वजह से अटक जाता है, बट अगर आपका थोड़ा मध्यम पीरियड का टाइम फ्रेम हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हाँ, वो डेल्टा कॉर्प में बस ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बैन में बहुत जल्दी चला जाता है, तो फिर उसके बाद काफी टाइम बैन में स्पेंड करता है, लेकिन पोजिशनली आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात स्मॉल कैप की। रिविजिट कर देते हैं इसको आपकी स्क्रीन पर, एंजल वन, जहां पर एक इन सब स्टॉक्स पर 15-20% का एक एलोकेशन यहाँ पर राहुल जी की तरफ से आ रहा है। तो एंजल वन में बाय है, बलरामपुर चीनी में बाय है, भारत डायनामिक्स, बलरामपुर चीनी को लग रहा है शायद बॉटम हो गया है, भारत डायनामिक्स इनको लग रहा है कि एक कैचअप ट्रेड है कंपेयर टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिटी यूनियन बैंक। पीएसयू बैंकों में जो सेकंड टियर पीएसयू बैंकों में जबरदस्त रैली आई है, तो वहां से शायद आप थोड़ा पैसा वहां से निकाल सकते हैं। और सिटी यूनियन बैंक जैसे जो सेकंड टियर प्राइवेट बैंक है, लार्ज कैप में भी तेजी है, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में तेजी नहीं है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी आएगी, तो उस पर लगा सकते हैं। और डेल्टा कॉर्प एक रिस्क फैक्टर है कि बार बार बैन में चला जाता है, लेकिन ट्रैवल टूरिज्म और एक जो उनका नया वेसल ऐड हो रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर एक बाय कॉल है। ये 5 स्टॉक्स हो गए अब स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब आते हैं हम मिड कैप कैटेगरी में, और यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं एक स्टॉक पे जहाँ पर एक न्यूज़ भी है, हालांकि ये स्टॉक चलता नहीं है, ABFR है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि चीज़ें शायद चेंज हो रही हैं यहाँ से। जी हाँ, देखिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने इस कैलेंडर ईयर में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। हाँ। अब ये जो पुल बैक आया है, तकरीबन अगर फिबोनाची लेवल्स की बात करें तो तकरीबन 22 से 23% का पुल बैक आया है, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। और अब मुझे लगता है कि क्योंकि पूरे सेक्टर में थोड़ी एक तरह से वापस रिवाइवल आया है, और क्योंकि जो फेस्टिव सीजन था बहुत ही बम्पर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें जनवरी के रिजल्ट्स में दिखाई देगा। तो मार्केट तो क्या डिस्काउंटिंग मशीन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन 15 से 20% अपसाइड लाइक शॉर्ट टर्म में, और अगर आप इसे डिलीवरी में लंबे समय में भी रखते हैं तो मुझे लगता है कि और अपसाइड भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो आदित्य बिरला फैशन रिटर्न हमें लगता है कि एक अच्छा स्टॉक है मिड कैप्स में, जिसमें एक अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आदित्य बिरला फैशन। कॉनकोर में ऑब्वियसली एक डाइवेस्टमेंट एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? अब देखिए PSE इंडेक्स जो है वो डेकेडल ब्रेकआउट्स के कस्प पर है, यानी कि वो ब्रेकआउट अगर हो जाता है सफल, जो हमें लगता है कि होना चाहिए, तो आपको शॉर्ट टर्म में तकरीबन 15 से 20% रिटर्न, शॉर्ट टर्म नहीं मीडियम टर्म में तकरीबन 2 से 3 महीने में 15 से 20% रिटर्न बन के चल सकता है। और अगर आप इसे 1 साल के टाइम फ्रेम से भी रखें तो बड़ी अपसाइड है इसमें। अब क्लियरली पूरे के पूरा पैक ही अच्छा लग रहा है, तो उसमें से कॉनकोर का टेक्निकल सेटअप में बहुत पसंद आता है। डाइवेस्टमेंट तो डेफिनेटली एक ट्रिगर है, वो होगा कब होगा उस पर हम बेट नहीं ले रहे, लेकिन प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और एक तरह से जो अपसाइड है, मुझे लगता है 900 रुपए का स्टॉक है, 750 पौने 800 की रेंज में इसे बाय करना चाहिए। यहाँ पर भी एक अच्छा अपसाइड मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में दिखने मिल सकता है।
चलिए दो थोड़े से जो बड़े मिड कैप्स हैं, एक्चुअली ऑलमोस्ट लार्ज कैप की कैटेगरी में ही आ जाते हैं, भारत फोर्ज और कोफोर्ज, इन पर भी अपना व्यू दीजिए। देखिए आईटी इंडेक्स अगर हम देखेंगे अक्टूबर 2021 से लेके अभी तक का जो पीरियड है, अंडर जो कंसोलिडेशन वाला पीरियड है, उसमें आईटी इंडेक्स बहुत बड़ा लैगार्ड रहा है। बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई उसमें, बहुत बड़ी बेयर मार्केट आई। अब वो आईटी इंडेक्स रिवर्सल दे चुका है। अब आईटी स्टॉक्स मेरे हिसाब से चलने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो, 6 महीने प्लस का टाइम फ्रेम है, तो लार्ज कैप आईटी में अच्छा पैसा बनाने को है। मिड कैप आईटी का ये कमाल है कि जब लार्ज कैप चलते हैं तो ये 2 गुना चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोफोर्ज का जो यहाँ पर 4000 के आसपास का जो सेटअप है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। मुझे लगता है कि अगर इन्फोसिस आपका मे बी 5% रिटर्न देगा तो यहाँ पे 15 से 16% रिटर्न बनाने को मिल सकता है। तो हाई बीटा प्ले प्लस एक ऐसा सेक्टर जो कि एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद रिवर्सल दे रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोफोर्ज को लिया जाना चाहिए। ठीक है, कोफोर्ज को ले जाना चाहिए। और भारत फोर्ज? जी हाँ, देखिए भारत फोर्ज में काफ़ी महीनों के बाद एक हमने फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पर स्पॉट किया, और मुझे लगता है कि जो मेक इन इंडिया की थीम है वो कहीं ना कहीं चाइना में जो सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है उसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया पे भी आएगा। चाइना +1 बिकम्स इवन मोर क्या बोलते हैं कि फर्मर नाउ। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑटो सेक्टर के साथ साथ भारत फोर्ज का भी जो एक तरह से सेटअप है वो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए। तो भारत फोर्ज को भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और लास्ट में एनबीएफसी स्पेस, क्योंकि हम फाइनेंशियल्स पे उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे बैंक्स चले वैसे फाइनेंशियल्स में भी रैली आनी चाहिए। तो उसमें से पूना वाला फिनकॉर्प एक ऐसा स्टॉक है जो कंसोलिडेशन कर चुका है, और मुझे लगता है बेस बनाने के बाद 300 पे एक बहुत ही बेहतरीन बेस बनाया है। मेरे हिसाब से 500 रुपये का स्टॉक है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अदरवाइज मुझे लगता है अगर 3 से 4 महीने का आपका होराइजन है तो तकरीबन 25% रिटर्न आपको यहाँ से पूना वाला फिनकॉर्प में भी मिल सकता है। ठीक है, पूना वाला फिनकॉर्प जबरदस्त रैली इसमें मैंने पहले भी देखी थी। इसका नाम पहले मैग्मा फिनकॉर्प था ऑब्वियसली, उसके बाद नाम चेंज हुआ था। इसमें तो एक ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पर आती हुई, तो एक पूरी की पूरी बास्केट को वापस रख देते हैं। ABFRL, कॉनकोर, पूना वाला फिनकॉर्प, भारत फोर्ज और कोफोर्ज, ये 5 स्टॉक्स हैं जो राहुल ने बोला है कि अच्छा करेंगे। और इनका मानना है कि स्मॉल कैप स्पेस में 30 से 35% का मूव पॉसिबल है, और मिड कैप स्पेस में 10 से 12% इनिशियली, और 3 से 4 महीने में 25 से 30% की तेज़ी मुमकिन है। अगर ये सब होगा तो फिर निफ्टी कहाँ जाएगा? फिर निफ्टी 19,000 जाएगा या 19,000 के ऊपर? मेरा तो ये मानना है हम 21,000 की तरफ जा रहे हैं। 21,000? तो इट्स जस्ट दैट कि 12 मंथ का व्यू है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, बट मेरे हिसाब से 19,000 का लेवल इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है हम दिसंबर जनवरी में मैजिकल आंकड़ा लगा दे। सो अगर कोई भी डिप्स आती है, फॉर्मिडेबल डिप्स आती है, तो उनमें खरीदारी करें। 18,200, 17,800 ये 2 की लेवल्स है जहां पर आप डिप्स में एक्यूमुलेट करने की, बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो ओवरऑल निफ्टी का सेटअप है, ग्लोबल मार्केट्स में आप देख लो, डोमेस्टिकली आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। और अब मुझे लगता है जो रेजिलियंस थी आउट परफॉर्मेंस में तब्दील होती हुई दिखेगी ग्लोबल लेवल पे। ओके चलिए ठीक है, एक बार जरा मार्केट रिविजिट कर लेते हैं। निफ्टी फ्रेश ऑल टाइम हाई, और इस समय निफ्टी की कमान संभाली हुई है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। एक बार जरा HUL का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। ज़बरदस्त मूव इस समय HUL में। इनफैक्ट HUL अच्छा कर रहा है, टाइटन भी अच्छा कर रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं। एक बार जरा राहुल FMCG इंडेक्स का चार्ट देखिए और बताइए वहाँ पर क्या मूव है, और लीवर को आप कैसे अप्रोच करेंगे? बजट लीवर पर भी राय दीजिए। जी देखिए, दोनों स्टॉक्स में से अगर आप पूछेंगे कि बेटर कौन सा है मतलब हेडरूम के हिसाब से, तो मेरा मानना है कि टाइटन में ज़्यादा हेडरूम दिखाई देता है। देखिए FMCG स्टॉक्स की एक थोड़ी ऐसी नियत है कि 1 दिन 2 दिन चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं। जब तक ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं आती है, FMCG इंडेक्स जनरली अंडर परफॉर्म करता है। तो हो सकता है 1-2 दिन की तेजी है यहाँ पर। अगर लेवल्स की आपसे बात करूँ तो 2640, 2650 तक के लेवल्स आपको हिंदुस्तान लीवर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक टाइटन का सेटअप है, मेरे हिसाब से टाइटन में यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई टाइटन में टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। तकरीबन 2800, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 2790 का प्रीवियस हाई, आई थिंक वहाँ तक की तेजी मुझे लगता है कि इसमें बननी चाहिए। तो इसका जो कल का लो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2580 के स्टॉप लॉस से इसे बाई कीजिए, और मुझे लगता है टाइटन में एक अच्छा मोमेंटम मूव आपको देखते हुए मिल सकता है। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी हमारी थोड़ी 1-to-1 इंटरेक्शंस हो। तो आज के लिए शुक्रिया। लेकिन थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, शो खत्म करें इससे पहले एक बार सचिन से मुझे एक कॉल लेनी है। एक बार जरा मैं रिविजिट करना चाह रहा हूँ एक स्टॉक को, अल्ट्राटेक सीमेंट। एक फ्रेश ब्रेकआउट सचिन इसमें लग रहा है, एक बार जरा चार्ट देखकर बताइए। जी अनुज जी, इनफैक्ट डेटा काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पूरे सीमेंट बास्केट में एक अच्छी हलचल है, एंड स्पेशली अगर हम इसका डेटा देखें तो लगभग अराउंड 7170 तक एक हेडरूम अल्ट्राटेक में अवेलेबल है। तो जिस तरीके से फिलहाल इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइज को निकाला है,
एक मोमेंटम फ्रेश जनरेट हुआ है ब्रेकआउट पे 7010 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। ड्यूरिंग द डे 7080 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7180 के लिए भी आप लॉन्ग्स कंटिन्यूड रख सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए आपको अराउंड 7005 पे। ओके 7005 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस पर एक ट्रेड लीजिए। सचिन, जाने से पहले आप कोई और एक लास्ट ट्रेड अगर देना चाहें हमारे दर्शकों को, कोई कुछ अच्छा लग रहा है? जी अनुज जी, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट से भी अभी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्राफाइट इलेक्ट्रोड स्पेस में काफी हलचल हो रही है। काफी समय के बाद यहाँ पर बेसिंग आउट फॉर्मेशन से स्टॉक निकल रहा है। सो ग्राफाइट इंडिया का जिस तरीके से एक ब्रेकआउट आया है 390 लेवल्स को इसने डिसाइसिवली तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है एक अटेम्प्ट हो सकती है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की। तो 420 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 398 पर। चलिए सचिन, शुक्रिया आपका। विकास, आप जाने से पहले कोई एक लास्ट ट्रेड देना चाहेंगे? जी मैं सिर्फ अपडेट दूंगा कि डाबर में मैंने अभी मेंशन किया था, वहां पे एक पॉजिटिव रीजन आ चुका है। तो वहां पे मुझे लगता है जैसे ही ये 590 के आसपास आते तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखो तो मार्केट में अभी भी एक रुझान जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो उसमें मुझे लगता है LNT जो मैंने मेंशन किया था वहां पे मेरा व्यू रहेगा कि सेल साइड का व्यू वहां पे कंटिन्यू करें। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और ये सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। और थोड़ा सा अब हम अपने टाइम से ओवर हो गए हैं इस समय, लेकिन अब नीरज जी के पास चलते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए उनके ऊपर अब छोड़ देते हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, क्या शानदार तेजी है। 18,636 रोज नए हाइज अब आप बनते हुए देखेंगे और शानदार तेजी। मिड कैप आज थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं, लेकिन बाकी इंडाइसेस में अच्छी तेजी। बैंक निफ्टी भी आज बहुत बढ़िया मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, 43,237। तो चलिए, तमाम आपके सवाल होंगे, उनके हम जवाब देंगे। सबसे पहले लेकिन सुर्खियाँ।